नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी साहित्य की क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं HPSC PGT हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद है आप सब लोगों की अच्छी तैयारी हो गई होगी, लेकिन फिर भी एक संशय सा बना हुआ है कि ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। हिंदी साहित्य से ज़्यादा प्रश्न डाल दें, NCERT से डाल दें, लेकिन मैं शुरू से ही आपको कह रही हूँ कि आपने सब कुछ ही पढ़ना है। मतलब इतना ज़रूर पढ़ना है कि प्रश्न आए और आप लिख पाएँ, ठीक है। तो अगर हिंदी साहित्य से प्रश्न आते हैं तो शायावाद बहुत ही महत्व रखता है। शायावाद से एक प्रश्न आना लाजमी है। तो एक नज़र हम शायावाद की प्रवृत्तियों की ओर मतलब देखेंगे, ठीक है। आपने अगर पढ़ भी लिया है तो ये आपकी सुविधा के लिए है। अगर आप मतलब पेपर देने के लिए जा रहे हैं, जैसे मॉर्निंग पेपर है, तो एक दिन पहले तो सभी को निकलना पड़ेगा, तो जाते जाते भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर हम आज की क्लास का। ये प्रश्न शायावाद से संबंधित है। जो आधुनिक हिंदी काव्य में शायावाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्यधारा मानी जाती है। आधुनिक हिंदी काव्य में, ठीक है। विद्वानों ने इसका विरोध भी किया और समर्थन भी किया, लेकिन आरंभिक विरोध के बाद इस काव्यधारा को सर्वाधिक प्रतिष्ठा मिली। परंतु लंबे काल के बाद इसके नामकरण के बारे में विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त करने आरंभ कर दिए। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस काव्यधारा को शायावाद नाम देना उचित ही नहीं है। यह नाम कुछ संकुचित है, अतः इसे स्वच्छंदतावाद नाम देना अधिक उचित होगा। तो मतलब एक पॉइंट आपका बन गया कि आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं। वस्तुतः इस काव्य प्रवृत्ति का मजाक उड़ाने के लिए ही इसे शायावाद नाम दिया गया, लेकिन कालांतर में यह नाम रूढ़ हो गया और स्वच्छंदतावादी काव्य के लिए शायावाद काव्य शब्द का ही प्रयोग होने लगा। सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने ही इसे शायावाद का नाम दिया था। डॉक्टर वचन सिंह ने भी इस युग को स्वच्छंदतावाद नाम देना डॉक्टर वचन सिंह भी इस युग को स्वच्छंदतावाद नाम देना चाहते थे। इस संदर्भ में वे कहते भी हैं कि हिंदी साहित्य में शायावाद नाम से नाम रूढ़ हो गया है, पर यह शब्द न तो अपने आप अपेक्षित अर्थ दे पाता है और न ही अन्य भारतीय साहित्य की धाराओं से जुड़ता है। अपने संकुचित अर्थ में यह तत्कालीन काव्य का विशेषण बनकर रह जाता है। इन दो दशकों के काव्य को तो शायावाद कहा जाता है और नाटक, कहानी, उपन्यास आदि को नहीं। मतलब आगे जो डॉक्टर वचन सिंह के विचार हैं थोड़े बहुत आपने लिख देने हैं, क्योंकि हमने तो अपना 10 नंबर का क्वेश्चन करना है, ठीक है। शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से कुछ पॉइंट आपने ले लेने हैं। सन 1910 और 20 के काल में हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे कवि भी हुए जो अपनी कविताओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देने लगे। इन कवियों में नीति के प्रति न तो अनास्था थी और न ही एकांतिक आस्था थी। इन कवियों का दृष्टिकोण पूर्णतः सौंदर्य प्रधान था। पुनः द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण अनुकूल नहीं था। इसीलिए भारतेंदु युगीन तथा द्विवेदी युगीन कविता की इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में ही शायावाद का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये पॉइंट जरूर लिख देना, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ बंगला साहित्य के माध्यम से अंग्रेजी स्वतंत्रतावादी साहित्य भी इन कवियों को प्रभावित करने लग गया था, ठीक है। उसके बाद एक दो परिभाषा, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं शायावाद के बारे में। शायावादी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में शायावाद का, दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति के व्यापक अर्थ में, ठीक है। फिर डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही शायावाद का आधार है। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं कि शायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर है। महादेवी वर्मा कहते हैं कि शायावाद स्थूल के प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है, ठीक है। उसके बाद शायावाद के प्रमुख कवि हैं। अन्यत्र यह स्पष्ट किया जा चुका है कि द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता तथा उपदेशात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में शायावाद का विकास हुआ। यही कारण है कि आरंभ में इसे कोई विशेष नाम नहीं दिया गया और न ही इसके स्वरूप के संबंध में कोई निश्चित धारणा बन सकी। कुछ समय के बाद विनोद, परिहास अथवा व्यंग के रूप में इसे शायावाद कहा गया और कालांतर में यही नाम चल निकला। कविवर जयशंकर प्रसाद को शायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इसकी काव्य रचना उनकी काव्य रचनाएं आंसू झरना, कामायनी आदि में शायावाद की सभी विशेषताएं देखी जा सकती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा शायावादी साहित्यकार हैं।
सुभद्रा कुमारी चौहान और राम कुमार वर्मा को भी शैवादी कवियों में सम्मिलित किया जा सकता है। फिर जो प्रवृत्तियाँ हैं, मेन प्रवृत्तियों के पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि लिखना क्या है, ठीक है। अगर क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले है सौंदर्य निरूपण। तो सौंदर्य निरूपण में क्या लिखना है, बस मोटा मोटा लिखना है ताकि आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा समय भी ना लगे, ठीक है। शैवादी कवियों ने मानवीय सौंदर्य का बड़ा ही आकर्षक वर्णन किया है। उनके लिए यह संसार ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो शैवादी कवियों ने मानवीय सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उनके लिए यह संसार ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये कवि मानव के आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के सौंदर्य का आकर्षक वर्णन करते हैं। इन कवियों का दृष्टिकोण सौंदर्य प्रधान था। जयशंकर प्रसाद हों, चाहे सुमित्रानंदन पंत हों, कविवर निराला हों, ये सारे मतलब सौंदर्य निरूपण में रुचि रखते थे। जयशंकर प्रसाद ने तो कामायनी में नारी सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उनका ये यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, ठीक है। और उनका यह सौंदर्य वर्णन है मर्यादित भी है, संयमित भी है और कहीं भी कोई अश्लीलता का भाव यहाँ पर दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो सौंदर्य निरूपण में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद प्रेमानुभूति। शैवादी काव्य का प्रमुख आधार प्रेमानुभूति है। कवियों की यह प्रेमानुभूति मानव, प्रकृति तथा ईश्वर तक व्याप्त है। तो प्रेमानुभूति किसके प्रति है, मानव के प्रति, प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति। प्रणय के क्षेत्र में शैवादी कवि मानवीय प्रेम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कवि सूक्ष्म मानव भावनाओं का वर्णन करने में पूर्णतः सफल रहा है। प्रेमानुभूति की दृष्टि से प्रसाद जी की आंसू नामक काव्य रचना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें आवेग, निराशा, पीड़ा, स्मृति तथा विषाद का सुंदर चित्रण हुआ है। यही नहीं, आंसू में विरह वेदना की भी मार्मिक अभिवृद्धि हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है स्वानुभूति यन्य वेदना का वर्णन। स्वानुभूति यन्य वेदना का वर्णन। शैवादी काव्य को व्यक्तिक काव्य की संज्ञा दी गई है। इसका प्रमुख कारण क्या है, इन कवियों ने निजी सुख दुख का अधिक वर्णन किया है। तो शैवादी काव्य में कवियों ने अपना निजी सुख दुख का वर्णन किया है, ठीक है। इन कवियों का विचार था कि भावनाएं पहले व्यक्तिकता का स्पर्श करती हैं और बाद में व्यापक वृत्त बनाती हुई सामाजिकता की परिधि में परिणित होती हैं। इनका मतलब यह हुआ कि शैवाद में व्यक्तिकता के प्रति आग्रह है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कभी निजी सुख दुख का वर्णन करने में ही व्यस्त रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शैवादी कवि की वेदना विश्व की वेदना है। भले ही वे कभी व्यक्तिवादी थे, लेकिन संसार के संपूर्ण प्राणियों के प्रति भी करुणा की भावना रखते थे, ठीक है। अतः इन कवियों की वेदना सामाजिक धरातल पर अधिक व्याप्त प्रतीत होती है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। उसके बाद है प्रकृति वर्णन। तो लगभग सभी में आ जाता है, चाहे रीतिकाल कवि हो जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर भी प्रकृति वर्णन आ जाता है। प्रकृति वर्णन शैवादी काव्य की एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति है। प्रकृति वर्णन, शैवाद और प्रकृति इतने समीप हैं कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रकृति वर्णन के बिना शैवाद निष्प्राण दिखाई देता है। इन कवियों ने प्रकृति के आलंबन, यहाँ पर ध्यान देना है कि किन किन रूपों का वर्णन किया, आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, इति, रहस्यवादी आदि न जाने कितने रूपों का वर्णन किया। प्रकृति प्रेम ही उनके काव्य का प्रतिपाद्य है। प्रकृति नित्य नवीन रूप धारण करके इन कवियों के समक्ष खड़ी रहती है। इस संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि शैवादी युग ने प्रकृति को इतना महत्व दिया कि किसी अपरिचित और नन्हे से फूल को भी स्वतंत्र रूप से कविता का विषय बना दिया। अकेली एक बूंद भी पूरी की पूरी कविता, अकेली एक बूंद पर भी पूरी की पूरी कविता लिखी जा सकती है। प्रकृति शैवादी कवि के व्यक्तिक जीवन का प्रतीक थी। शैवाद के सभी कवि प्रकृति का नारी रूप में वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हो गया प्रकृति का वर्णन। अगला है रहस्यानुभूति। शैवादी कवियों ने प्रकृति के माध्यम से उस अनंत तथा असीम शक्ति के प्रति अपनी जिज्ञासा को व्यक्त किया है। शैवादी कवियों ने प्रकृति के माध्यम से उस अनंत तथा असीम शक्ति के प्रति अपनी जिज्ञासा को व्यक्त किया तथा साथ ही अपनी अनुभूतियों की व्यंजना भी की है। यही कारण है कि कुछ आलोचक शैवाद और रहस्यवाद को पर्यायवाची मानने लगे हैं। शैवाद में कुछ स्थलों पर लौकिक और अलौकिक प्रेम ऐसे घुल मिल गए हैं कि उनको अलग करना स्वतः असंभव है। लेकिन शैवादी कवियों का रहस्यवाद हठ योगियों का रहस्यवाद नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के माध्यम से गृहीत रहस्यवाद है, जो कि किसी सैद्धांतिक पथ पर आधारित नहीं है। अन्य शब्दों में हम इसे भावात्मक रहस्यवाद भी कह सकते हैं,
ठीक है, तो ये रहस्यानुभूति हो गई। उसके बाद राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक चेतना। शैवादी काव्य में जहाँ तक कि और यहाँ तक शैवादी काव्य में यहाँ एक और राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के व्यापक और गरिमामयी धरोहर का भी वर्णन हुआ है। इसका मूल कारण है कि तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन ने इन कवियों को अत्यधिक प्रभावित किया। प्रसाद के नाटकों में ऐसे अनेक गीत हैं जिसमें राष्ट्रीय चेतना का स्वर गूंजता हुआ सुनाई देता है। ठीक है, अगला है 7वां पॉइंट, नारी भावना। भारतीय संस्कृति और साहित्य में नारी संबंधी विविध प्रकार का वर्णन देखा जा सकता है। प्राचीन काल में तो यह कहा जाता था कि जिस समाज में नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, लेकिन मध्य युग में नारी को मात्र भोग की वस्तु समझा गया। आधुनिक काल में एक बार पुनः नारी को फिर से सम्मान दिया जाने लगा। शैवादी कवि नारी के सहज और लौकिक रूप का चित्रण करने में रुचि लेते थे। ये कवि नारी को देवी माँ, सहचरी तथा प्रेयसी आदि के रूपों में देखते हैं। इन कवियों का विचार है कि नारी ममता, दया, माया, स्नेह, प्रेम आदि की संज्ञान मूर्ति है। वह पुरुष की जीवन संगिनी है और उसकी प्रेरणा शक्ति भी है। इन कवियों ने नारी सौंदर्य के जितने भी वर्णन किए वे सभी मर्यादित हैं। ठीक है, तो नारी भावना। उसके बाद आता है स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति। द्विवेदी युगीन कविता अनुशासन एवं व्यवस्था की कविता थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तत्कालीन साहित्यकारों के लिए विषय तथा अभिव्यक्ति संबंधी कुछ मानदंडों का निर्माण किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तत्कालीन साहित्यकारों के लिए विषय तथा अभिव्यक्ति संबंधी कुछ मानदंडों का निर्माण किया था, लेकिन शैवादी कवियों ने द्विवेदी युगीन आदर्शों मानदंडों को तोड़कर स्वच्छंद रूप से काव्य रचना की। शैवादी कवि कल्पना के विशाल पंख फैलाकर स्वतंत्र रूप से अनंत आकाश में विचरण करता हुआ दिखाई देता है। यह कविता प्रत्येक क्षेत्र में अपने निजी मानदंड बनाती है। यही कारण है कि शैवादी कवि व्यक्तिक होकर भी सामाजिक है। इन कवियों ने साधारण से साधारण विषय पर कविता लिखी और निर्धारित नियमों को अस्वीकार करते हुए स्वतंत्रतापूर्व काव्य रचना की है। कहीं कहीं ये कवि विश्व बंधुता की भावना का वर्णन करते हुए भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है मानवतावाद। शैवादी कवियों पर तत्कालीन महापुरुषों का पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद टैगोर आदि महापुरुषों की चिंतन शैली शैवाद काव्य में विद्यमान है। ये कवि वर्णगत संकीर्णता को त्याग कर मानवतावाद की चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। पुनः स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति होने के कारण इन कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों तथा जड़ परंपराओं को भी अस्वीकार किया है। कविवर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य में आनंदवाद की स्थापना करते हुए विश्व बंधुत्व की बार बार चर्चा की है। ठीक है, तो ये हो गया मानवतावाद। उसके बाद आता है अभिव्यंजना पक्ष। शैवादी काव्य का अभिव्यंजना पक्ष भी काफ़ी समृद्ध है। इस कविता का कला पक्ष नवीन शैली के कारण अलंकृत हो उठता है। इन कवियों ने नए मार्मिक विषयों को लेकर उन्हें कल्पना तथा संवेदना से सजाया है। शैवादी काव्य की शैली मुख्य रूप से विषय प्रधान तथा व्यक्तिनिष्ठ शैली है, जिसके माध्यम से संवेदनाओं और भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। कवि अपने आंतरिक भावों और कल्पना की मधुरता को एक नए रूप में प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। भाव और भाषा का सुंदर मिलन अन्यत्र दुर्लभ है। ठीक है, तो ये हो गया अभिव्यंजना पक्ष। उसके बाद आता है प्रतीक योजना तथा अप्रस्तुत विधान। शैवादी कविता की प्रतीक योजना अत्यंत सुंदर बन पड़ी है। इन प्रतीकों के कारण यह कविता सूक्ष्म भावों को भी अव्यक्त करने में सफल हुई है। इस संबंध में डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवन काल आदि के स्थान पर उनके घोतक, उषा, प्रभात, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधुर, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंभ, रजत, माधुर्य के स्थान पर मधु, भाव तरंग के लिए झंकार, भाव प्रवाह के लिए संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि है। इसी प्रकार कविवर पंत अपने प्रिय के व्यक्तित्व का मनोहारी चित्रण करने के लिए प्रतीकों की झड़ी लगा देते हैं। ठीक है, तो प्रतीक योजना।
उसके बाद आता है गेयता एवं छंद योजना। छायावादी कवियों ने छंदों का भी छंदों का प्रयोग तो किया है, लेकिन उन्होंने परंपरागत छंदों का त्याग भी किया है। पंत जैसा कभी भी छंदों के बंधन से मुक्त होना चाहता है। प्रचलित छंदों में इन कवियों ने सरसी, रोला, रूपमाला आदि का प्रयोग किया है, लेकिन निराला ने तो मुक्त छंद का ही प्रयोग किया है। पुनः लोक गीतों की पद्धति अपनाते हुए आल्हा, लावनी, कजली, विरह आदि का भी प्रयोग किया है। तो मतलब छंदों का प्रयोग हुआ है। भाषा तथा शब्द प्रयोग। छायावादी काव्य को निखारने के लिए भाषा तथा शब्द योजना का विशेष महत्व रहा है। लगभग सभी छायावादी कवियों ने कोमल कांत पदावली का प्रयोग करके भाषा को सजाया और संवारा है। पंत को तो शब्दों का शिल्पी ही कहा गया है। इस युग की भाषा में संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा में एक नयापन तथा ताजगी उत्पन्न हुई है। यही कारण है कि छायावादी भाषा प्रवृत्ति भाषा से स्वर्दा भिन्न है। लाक्षणिकता, वक्रोक्ति विधान, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता इस भाषा के उल्लेखनीय गुण हैं। तो इतना लिख दोगे काफ़ी है। फिर छायावाद के कवि आते हैं जो मुख्य हैं निराला जी, पंत जी, महादेव वर्मा। तो उनका जीवन परिचय भी थोड़ा ध्यान में रख लेना है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर छायावाद की प्रवृत्तियों से प्रश्न आता है तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि पॉइंट्स लिखोगे तो आगे आप डिफाइन तो उसको कर ही सकते हैं, लेकिन पॉइंटों से भी प्रभाव पड़ता है कि हाँ कुछ लिखा है। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कोशिश रहेगी कि हिंदी साहित्य के जो मुख्य टॉपिक हैं उनको एक मतलब रिवाइज़ कर लें। एनसीईआरटी तो लगभग सबकी हो चुकी है, मतलब स्क्रीनिंग में भी पढ़ा, उससे प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।